फ्रेंड्स, आज हम लोग प्राचीन भारत से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, वह युग जब पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते थे को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। किस युग के नाम से जाना जाता है? वह युग जब पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते थे को किस नाम से जाना जाता है? तो ये पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। चलिए तो हम लोग अगला देखते हैं। अगला है हम लोगों का, पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो फ्रेंड 3 भागों में, पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग, यानी पूरा पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित किया गया है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पूरा पाषाण युग के मानवों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? पूरा पाषाण युग के मानवों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? तो क्या था उनका मुख्य साधन? तो शिकार एवं फल संग्रह। शिकार करना एवं फल संग्रह करना उनका मुख्य आजीविका का साधन था। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पूरा पाषाण युग के मानव, जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता है, के द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार क्या था? तो क्या था? तो दोस्तों आग था। उनके द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार आग था। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पूरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या था? पूरा पाषाण में मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या था? तो क्या था पहला? तो कुल्हाड़ी था। उनके द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या था? तो कुल्हाड़ी था। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पूरा पाषाण मानव अपने सभी औजार किससे बनाते थे? पूरा पाषाण मानव अपने सभी औजार किससे बनाते थे? तो किससे बनाते थे? तो कठोर पत्थर से बनाते थे। किससे बनाते थे? पत्थर से, कठोर पत्थर से बनाते थे। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पूरा पाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रांकन किसका हुआ है? पूरा पाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रांकन किसका हुआ है? तो पशुओं का हुआ है। किसका हुआ है? पशुओं का हुआ है। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत में नव पाषाण युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच माना गया है? भारत में नव पाषाण युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच माना गया है? तो किन वर्षों के बीच माना गया है? 4000 से लेकर 2000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नव पाषाणिक शब्द का क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य? चलिए हम लोग देखते हैं। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। इसका क्या तात्पर्य? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पशुपालन एवं कृषि के बाद नव पाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? तो क्या था? तो पहिया या चक्र। क्या था? पहिया या चक्र। प्रश्न है हम लोगों का, किस युग में पहली बार मातृदेवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है? तो किस युग में मिलता है? तो नव पाषाण युग में। किस युग में? नव पाषाण युग में। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ? मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ? तो किस युग में हुआ था? तो नव पाषाण युग में हुआ था। किस युग में? तो नव पाषाण युग में मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार हुआ था। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मानव के व्यवस्थित और स्थिर जीवन अथवा स्थायी निवास का प्रारंभ किस युग में हुआ? मानव के व्यवस्थित और स्थिर जीवन अथवा स्थायी निवास का प्रारंभ किस युग में हुआ या माना जाता है? तो
किस युग से? तो नवपाषाण युग से। किस युग से? नवपाषाण युग से। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मनुष्य ने कपास एवं ऊन काटने और कपड़ा बनाने की कला किस युग में सीखी? मनुष्य ने कपास एवं ऊन काटने और कपड़ा बनाने की कला किस युग में सीखी? तो किस युग में सीखी? तो नवपाषाण युग में। किस युग में सीखी मनुष्य ने? तो नवपाषाण युग में सीखी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, तांबे की खोज मानव ने किस युग में की? तांबे की खोज मानव ने किस युग में की थी? तो किस युग में की थी? तो मध्यपाषाण युग में। किस युग में तांबे की खोज की गई थी? मध्यपाषाण युग में। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोग का, मानव ने सबसे पहले किन अनाज फसलों की खेती शुरू की? मानव ने सबसे पहले किन अनाज फसलों की खेती शुरू की? तो किस अनाज फसलों की खेती शुरू की? तो गेहूं एवं जौ की। किसकी की? गेहूं एवं जौ की। चलिए तो अगला प्रश्न है हम लोगों का, आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? तो किसे पालतू बनाया? तो कुत्ता को। किसको? किस पशु को बनाया? तो कुत्ते को बनाया। चलिए तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भीमबेटका से, यानी जो मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है आर्कियोलॉजी। क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र आर्कियोलॉजी कहलाता है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज की और उसके बाद उसका प्रयोग किया? तो किस? तांबे की। किसकी? तांबा की। चलिए तो अगला प्रश्न है हम लोगों का, अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक 200 ताम्रप्रशानकालीन बस्तियों का पता चला है? तो किस राज्य में चला है? तो महाराष्ट्र में चला है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत का अब तक का सबसे बड़ा ताम्र संचय कहाँ पाया गया है? भारत का अब तक का सबसे बड़ा ताम्र संचय कहाँ पाया गया है? तो गुंगेरिया में पाया गया है। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में ये स्थित है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, ताम्रप्रशानिक शैल चित्रकला में मुख्य रूप से किनका चित्रांकन हुआ है? तो किनका हुआ है? तो पशुओं का हुआ है। किसका हुआ है चित्रांकन? मुख्य रूप से तो पशुओं का हुआ है। चलिए तो अगला प्रश्न है हम लोगों का, ताम्रपाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया? ताम्रपाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया? तो किसने दिया? तो कांसा ने दिया। कांसा धातु ने योगदान दिया। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, संभवतः ताम्रपाषाण काल में पूजनीय पशु था सांड। क्या था? तो सांड था। चलिए तो अगला प्रश्न है हम लोगों का, रेडियोकार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की स्वर्णिम तिथि क्या निर्धारित की गई है? तो क्या की गई है? तो 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व निर्धारित की गई है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता कब तथा किन के उत्खनन से हुआ? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता कब तथा किन के उत्खनन से हुआ? तो किन के उत्खनन से हुआ? तो दादा राम साहनी के उत्खनन से हुआ था। और ये कब हुआ था? चलिए देखते हैं। 1920 ईस्वी 1920 से 1921 ईस्वी। और दयाराम साहनी जान मार्शल
के उत्खनन द्वारा हुआ। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हड़प्पा सभ्यता के पुरावशेष सर्वप्रथम कहाँ पाए गए। हड़प्पा सभ्यता के पुरावशेष सर्वप्रथम कहाँ पाए गए। तो कहाँ पाए गए, तो हड़प्पा में। ये कहाँ पाए गए थे सर्वप्रथम, तो हड़प्पा में पाए गए थे। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हड़प्पा सभ्यता के नगर एवं कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे। हड़प्पा सभ्यता के नगर एवं कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे। तो ये आयताकार विशाल खंडों में विभाजित थे। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख स्थल था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख स्थल क्या था, तो मोहनजोदड़ो था। चलिए तो अगला प्रश्न है हम लोगों का, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में स्थित पुरास्थल है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में स्थित पुरास्थल है आलमगीरपुर। कौन सा स्थल है, आलमगीरपुर है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिम में स्थित पुरास्थल कौन सा है। तो कौन सा है, तो सुतका गेंडोर है जो पाकिस्तान में स्थित है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये दास नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है ये, तो दास नदी के किनारे स्थित है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। तो शहरी एवं व्यापारिक सभ्यता थी। किस प्रकार की सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, शहरी एवं व्यापारिक। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या था। क्या था, तो नगर योजना। इसके प्रमुख विशेषता यही थी, महत्वपूर्ण गुण था ये नगर योजना। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस हड़प्पा पुरास्थल ने नक्काशीदार कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित भवन का साक्ष्य मिला है। किस हड़प्पा पुरास्थल से नक्काशीदार कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित भवन का साक्ष्य मिला है। तो कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पुरास्थल जहाँ के मकानों के दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर खुलती है, कौन सा स्थल है, तो लोथल है। कौन सा है, तो लोथल है। लोथल है आपका। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस हड़प्पा पुरास्थल से एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार मिला है। तो मोहनजोदड़ो से मिला है। किससे मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। इसका साक्ष्य किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो अन्नागार जो था वो सबसे बड़ी इमारत थी। और ये कहाँ से मतलब प्राप्त हुआ इसका साक्ष्य, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस हड़प्पा पुरास्थल से एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली की विकसित होने का प्रमाण मिला है। किस हड़प्पा पुरास्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के विकसित होने का प्रमाण मिला है, तो धौलावीरा से मिला है। कहाँ से मिला है, धौलावीरा से मिला है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हड़प्पा सभ्यता के अब तक ज्ञात सभी नगरों में किसे सर्वाधिक समृद्ध, सुव्यवस्थित एवं खूबसूरत नगर माना गया है। हड़प्पा सभ्यता के अब तक ज्ञात सभी नगरों में किसे सर्वाधिक समृद्ध, सुव्यवस्थित एवं खूबसूरत नगर माना गया है, तो धौलावीरा को माना गया है। किसे माना गया है, धौलावीरा को माना गया है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या था। हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या था, तो शिल्पकारी था। क्या था, शिल्पकारी था। उनका मुख्य पेशा शिल्पकारी था। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, किन हड़प्पा पुरास्थलों से मनके बनाने के कारखानों का साक्ष्य मिला है? किन हड़प्पा पुरास्थलों से मनके बनाने के कारखानों का साक्ष्य मिला है? तो किससे मिला है? तो लोथल एवं चनहूद्रो से मिला है। किससे मिला है? लोथल एवं चनहूद्रो से मिला है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस हड़प्पा पुरास्थल से गोदी यानी डाकयार्ड का प्रमाण मिला है? किस हड़प्पा पुरास्थल से गोदी का प्रमाण मिला है यानी डाकयार्ड का प्रमाण मिला है? तो लोथल से मिला है। किससे मिला है? लोथल से मिला है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हड़प्पा में माप तौल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? हड़प्पा में माप तौल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो दशमलव प्रणाली प्रचलित थी। कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो दशमलव प्रणाली। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हड़प्पा काल में माप की इकाई किस अनुपात में थी? तो 2:16 अनुपात में थी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस फसल की खेती की? तो किसकी की थी? तो कपास की थी। किसकी की थी इन लोगों ने? तो कपास की खेती सबसे पहले की थी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज क्या था? हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज क्या था? क्या था? गेहूं एवं जौ था। गेहूं एवं जौ था इनका मुख्य अनाज। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किन हड़प्पा पुरास्थलों से विशेष प्रकार के गेहूं और जौ दोनों के अवशेष मिले हैं? किन हड़प्पा पुरास्थलों से विशेष प्रकार के गेहूं और जौ दोनों के अवशेष मिले हैं? तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहाँ से मिले? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से मिले हैं। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किन हड़प्पा पुरास्थलों से धान की खेती का साक्ष्य मिला है? किन हड़प्पा पुरास्थलों से धान की खेती का साक्ष्य मिला है? तो किससे मिला है? लोथल एवं रंगपुर से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल एवं रंगपुर से मिला है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किन हड़प्पा से जौ, तिल एवं सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? किन हड़प्पा से जौ, तिल एवं सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो बनावली से। कहाँ से प्राप्त हुए? बनावली से प्राप्त हुए। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सबसे पहले किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? सबसे पहले किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से ये प्राप्त हुआ है। चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।